बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं आपका मेजबान अहमद नवाज। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही। पाकिस्तान चेस कर रहा था, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला भी करामत साबित हुआ और काफी ईजी लगी बैटिंग। और क्यों ईजी लगी? क्योंकि एक स्टार्ट बॉल अच्छा मिल गया, फखर जमान और साइम अयूब की पार्टनरशिप हो, उसके बाद बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप, तो पाकिस्तान ईजिली टारगेट चेस करने में कामयाब रहा। लेकिन इस सब की जो हाईलाइट है वो मेरे ख्याल से बड़ी ज़रूरी है कि हम बाबर आजम की भी बात करें और तमाम तर जो ओवरऑल इम्पैक्ट था इस सेंचुरी का, और उसके बारे में अब तक बात हो रही है और होती रहेगी। मुझे लगता है कि वही हॉट टॉपिक रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू भी करनी है, साथ साथ आपसे कुछ और भी बातें करनी है, कुछ स्टैट्स की बात भी करनी है। पाकिस्तान की कुछ ऐसी पोजीशंस हैं वनडे में, टीम तो बहुत सेटल हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ फाइनल पीसेज ऑफ द पजल हैं जिनको शायद हम एडजस्ट कर सके, तो उनके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ऑल्सो आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे बाजिद भाई आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो एक नजर मैच समरी आपको दिखाते हैं कि दूसरे वनडे इंटरनेशनल में क्या हुआ, और शानदार क्राउड भी था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रही। और अगर आप ओवरऑल आई थिंक उस इम्पैक्ट की बात करते हैं, और हम चाह भी रहे थे कि पाकिस्तान जरा चेस करे, और लेकिन पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग अच्छी कर दी। थोड़ा सा हमने ये भी देखा बीच में पार्टनरशिप जहां लगती थी वहां पर आपको ब्रेक थ्रू भी मिलता रहा, तो बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी रही। श्रीलंका इन देयर 50 ओवर्स 50 ओवर पूरे खेलने में वो कामयाब रहे। दे स्कोर 288, लेकिन आगे जो है टॉप स्कोर विद 54, कमिंदू मेंडिस 44, समरा विक्रमादित्य बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन उनकी विकेट ने मैच को बिल्कुल बदल दिया और एंड में हसरंगा ने 26 गेंदों पर 37 रन बनाए, नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद और हारिस रऊफ ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया, एक रन आउट भी हुआ शुरू में। और जब आप चेस की बात करते हैं तो बाबर आजम नुमाया रहे, 102 नॉट आउट 119 गेंदों पर, साथ दिया फखर जमान ने हु स्कोर्ड 78, मोहम्मद रिजवान रिमेन नॉट आउट विद 51, Saim Ayub of course with 33. Babar Azam absolutely brilliant once again. So everybody's saying the king is back, but I think he never left. So the fact still remains कि थोड़ा सा आपको सब्र रखना होता है, प्रोसेस में बिलीव करना होता है। और बाबर ने खुद भी कहा कि पिछले 1-2 साल बहुत मुश्किल ज़रूर गुजरे हैं लेकिन इस दौरान उन्होंने फोकस नहीं छोड़ा, मेहनत जारी रखी। उन्होंने अपने फैंस का बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन एक चीज़ इसमें जो आप सबको ज़रूर सोचनी है वो ये है कि पाकिस्तान अपना आखिरी वनडे श्रीलंका के खिलाफ जब खेलेगा तो ये वनडे सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर हम T20 में दाखिल हो जाएंगे और उसकी तैयारी हमने वर्ल्ड कप के लिए करनी है। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वनडे का इम्पैक्ट देखें, सना मीर, पाकिस्तान हैज़ बिन फैंटास्टिक एट होम। जब से क्रिकेट की वापसी होती है तब से हम देखते हैं कि पाकिस्तान वनडे सीरीज जितनी भी एटलीस्ट एट होम खेलें उसमें बहुत कंफर्टेबल लगे हैं। बाजिद भाई भी पिछले 2 मैचेस में भी ये कह चुके हैं कि आपकी वनडे टीम बहुत हद तक अब सेटल हो गई। बिल्कुल, आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और बीच में 1-2 ऐसे फेसेस हैं जो ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट भी खेल रहे हैं। सलमान अली आगा को देखें, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। बाकी आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपने बात तो यही होती है हम T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है लेकिन वनडे में जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना वो प्लेयर डिफरेंट कंडीशन से, कल बाजिद भाई ने भी बात की कि वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा करीब है, तो जितनी आपने डिफरेंट कंडीशंस में क्रिकेट खेली होगी, जितना प्रेशर के अंदर आपका टेम्परामेंट बेहतर होगा, वनडे क्रिकेट में वो आपको फ़ायदा होगा। और ये आपको फ़ायदा दिखा भी है आपके 2015 से लेके अब तक तो हमारे पास पूरा 10 साल का सैंपल साइज है। बिल्कुल, ओवरऑल आपने अच्छी एक ही आपने सीरीज लूज की है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो 2-1 से आप हारे हैं। बाकी उसके अलावा आप 8 जीते हैं। इसमें थोड़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये हो सकता है कि कितनी फुल स्ट्रेंथ टीम्स थी, कितनी फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं थी, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्ड। लेकिन ख़ास तौर पे ये श्रीलंका वाली सीरीज़ है, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी आप समझ सकते हैं कि अभी उनको 2-4 और प्लेयर वो अपनी इन्फोर्समेंट्स ला सकते थे, बट श्रीलंका की काफ़ी हद तक एक अच्छी प्रॉपर टीम खेली है यहाँ पर, और आई थिंक वो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और फिर जीत होती है, आपको अगर आदत होती रहे, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो टीम की मसल मेमोरी बनती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप सबने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। रिजवान के रन्स हो गए, बाबर के रन्स हो गए, फ़खर की भी कल फाइनली उनको भी एक प्रेशर उनके ऊपर से भी ऑफ हुआ, और शाहीन एज ए कैप्टन दोनों सीरीज जीत जाते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की। अच्छा बाजिद भाई, टीम तो सेटल लगी रही है, अच्छा परफॉर्म कर दिया। मेरे ख्याल से बाबर तो बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड होंगे 100 के बाद, लेकिन उससे ज़्यादा रिलीव वो फैंस हैं जो शायद बहुत ही इंतजार कर रहे थे। अब ये जो कल की इनिंग है, हम बार बार ये बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कल से हम अब तक जो डिजिटल मीडिया गेज करते हैं
वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है इस 100 का। बाबर के फैंस तो बहुत ज़्यादा हैं। बाबर का वो जो कैच था उस पर ही इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट थी, लेकिन जब बाबर वापस इतने 2.5 साल के बाद जब 100 करेगा तो ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। अगर आपने मैच ना भी देखा हो, अगर आप आज सुबह उठ के आपने डिजिटल मीडिया देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो गया है। और मतलब ज़ाहिर है रिलीफ हर जगह थी, क्योंकि इतने मतलब इतनी देर बाद मतलब 83 या कितनी इनिंग्स के बाद उसने 100 84 बिल्कुल 84 और मैंने कोहली ने भी इतनी ही इनिंग्स के बाद किया था। बट बाबर का जो थोड़ा सा ये बैड पैच आया वो कोहली से अर्ली आया। तो अब जब उसने 100 कर लिया तो उसके पास अब ज़्यादा चांस है कि ये वापस उस पुरानी लय में आ सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा जितनी कोहली क्रिकेट खेला है उतनी ज़्यादा इसने अभी उतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली। तो सारी सजेशन मतलब सारा कुछ यही आपको बताती है पाकिस्तान के लीडिंग ओडीआई सेंचुरियंस में से बिल्कुल। और वनडे क्रिकेट शुरू दिन से ही जब से इन्होंने वनडे क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली, आपको पता था कि ये बहुत ही मतलब टॉप प्लेयर हैं और रिलायबल प्लेयर हैं। अब 15.9 कोई छोटी मोटी बात नहीं है परसेंटेज इनिंग्स पर 100, तो ये कोई आसान काम नहीं है। और अभी भी आपको पता है कि बाबर में अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। तो बड़ा अच्छा साइन है कि वो एक जो बैरियर था, जो एक मतलब काफ़ी देर से जो बात हो रही थी कि यार 100 नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो कितनी देर कितने मैचेस होंगे कितने इंटरनेशनल, वो मतलब वो ख़त्म हो गया। वो रिलीफ तो जाहिर है। अच्छा, आपने कोहली की भी बात कर दी। आई थिंक हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर हम कोहली या टीम इंडिया की बात करते हैं, उनकी बैट फॉर्म की बात करते हैं, तो वहाँ शायद फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी मौजूद थी। कप्तानी में कोई इतना चेंज नहीं आ रहा था, रोहित शर्मा ही कप्तान थे। ओवरऑल ही वाज सराउंडेड बाय मैनी बिग नेम्स जो कि उभर रहे थे क्रिकेट के अंदर। उसमें जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए बाद में, तो ऑब्वियसली और भी नाम है जो इस वक्त आ रहे हैं टीम इंडिया में। बट अनलाइक पाकिस्तान, वो सारा फोकस ही यूनिफाइड बाबर के ऊपर चला गया। नहीं, ये आप नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि कोहली जितना बड़ा नाम है और इंडिया में जितनी मैसिव फॉलोइंग है, इंडिया में जो फॉलोइंग है वो और दुनिया में नहीं है। आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको कोई मतलब हर कदम पे आपको बंदे, आप कहीं जा ही नहीं सकते। पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, ये यूनिक है टू इंडिया कि आप डे टू डे लाइफ जो है वो गुजार ही नहीं सकते। इवन अगर आप कोहली को छोड़ें, अगर आप नॉर्मल एक इंडियन मतलब सुपरस्टार नहीं हो लेकिन इंडिया के प्लेयर हो, तो आपको लोग पहचानते हैं, दूर दूर से लोग पहचानते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा क्रेज़ है। वहाँ पे ये एक मतलब कह लें कि अच्छी बात भी है, लेकिन ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में क्रिकेटर या स्पोर्ट्स या एथलीट के लिए वहाँ पे मसला ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे आप मॉब आता है, क्राउड आता है, तो वो जो प्रेशर जिसकी आप बात करें वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फिर भी यस इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर है, यस फैंस का प्रेशर है, लेकिन आप बाबर आजम अगर लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में खाना खाने जाएगा तो वो खाना खा सकेगा। ये नहीं होगा कि उसको खाना वो मतलब लोग इतने आ जाएं, लोग आएंगे ज़रूर, लेकिन वो खाना बैठ के खाना खा सकता है। कोहली के साथ ये नहीं है। कोहली इंडिया में बाहर निकलेगा तो सारे लोग उसके पे रेस्टोरेंट, अगर किसी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे खाना खा रहा है, कि रेस्टोरेंट के बाहर एक हजूम लग जाएगा, तो वो अलग प्रेशर है। हम ये कह देते हैं, ये बड़ा आसान है कहना कि नहीं यार कोहली के साथ तो बड़े बड़े प्लेयर थे। क्रिकेट के लिहाज से चलो आप उसको अगर आप उस तरह देखते हो, मतलब अगर आप देखते हो कि यार क्रिकेट के हिसाब से कि यार बैटिंग ऑर्डर या टीम स्टेबिलिटी या उसके अराउंड इतना सपोर्ट, वो सब ठीक है, या टीम पे कितना फर्क पड़ा था, वो सब ठीक है। बट इंडिविजुअल लाइफ जो डे टू डे लाइफ है उसमें उस तरफ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पाकिस्तान वो यूनिक है इंडिया की तरफ, आप दुनिया के और किसी भी मुल्क में चले जाएं ऐसे नहीं होता। तो वो जो प्रेशर आपने हैंडल करना है वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन इंडिया, वो उसको आप पाकिस्तान या एनी अदर कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इन आइसोलेशन अगर आप देखते हैं कि नहीं यार उनके साथ फलाना बैटर था, फलाना उनकी टीम बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, वो सब ठीक है, वो सब बातें ठीक है, बट वो भी इंसान है ना, तो उन्होंने ज़िंदगी भी तो गुजारनी है। वो क्रिकेट के अलावा जब उन्हें ट्रेनिंग के बाद घर जाना है, उसके बाद क्या करना है, या मैच के बाद जब वो होटल जाएंगे या होटल फिर क्या करना है, तो वो जो सिचुएशन है वो बहुत ही मतलब वो प्रेशर सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम है। तो
ये कंपैरिजन करना मुझे सही नहीं लगता, मैं कर नहीं सकता कंपैरिजन, क्योंकि वो कंपैरिजन ज़रा लॉपसाइडेड करते हैं। हम सिर्फ स्पोर्ट क्रिकेट का देखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी, पाकिस्तान की बात नहीं कर, एनी अदर क्रिकेटिंग नेशन, एनी अदर, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो इज़ यूनिक टू इंडिया। बिल्कुल। फैन बेस ऑब्वियसली एट लार्ज जो है वो फिर बड़ा इम्पैक्ट डाल देती है। लेकिन मैं कल से क्योंकि डिजिटल मीडिया गेज कर ही रहा था, बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे थे और बहुत सारे इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही थी। आपकी एक फेमस पेट लाइन है जो अब तक आपकी गाड़ी के पीछे तो नहीं लिखी लेकिन लिख देनी चाहिए कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर हैज़ नन। तो अब एक साहब ऐसे भी थे जो कह रहे थे जी मैंने बॉलिंग मशीन पर उनको ट्रेनिंग कराई, किसी ने कहा जी इस वजह से 100 हो गया, तो वो मजाक तो चलता रहा। लेकिन बात यह है कि मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आई थिंक आई वांट टू फाइंड आउट कि इस पूरे ये जो 2-2.5 साल का अरसा है जिसकी हम बात करते हैं, 800 से ज़्यादा दिन इसमें शामिल हैं, उसमें टीवी के ऊपर बैठ के तो बहुत बात हुई, बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ने भी बात की, एक्सपर्ट्स ने भी बात की, मेजॉरिटी ने बाबर को बहुत ही तनकीद की निगाह से देखा, उसी मेजॉरिटी ने वो सेम मेजॉरिटी थी पर कहा कि नहीं इनको टीम में क्यों नहीं लेकर आ रहे। तो वो एक मिक्स्ड उनके इमोशंस रहे, बट द लॉट वाज सेम। अब बात है कि कितनों ने कोशिश की होगी कि बाबर से खुद बात करें पर्सनली जाकर, या उसे कहें कि आप किसी ने somebody would have raised their hand कि यार चले let's talk about it। देखिए वो जो आपने बात की ना, सक्सेस इज मैनी फादर्स, फेलियर्स इन ऑर्फन, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये चीज़ है कि ऑब्वियसली आपको कितना पर्सनल कनेक्शन कितना है और कितना आप रखना चाहते हैं एज कमेंटेटर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें एज एनालिस्ट, आप चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहें, आप इमोशनली अटैच ना हो, ताकि आप बहुत न्यूट्रल होके किसी की बात कर सके रादर देन इमोशनली कि भाई इसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। आपको कंस्ट्रक्टिवली बात करनी होती है। तो उसकी अपनी एक जगह है। और फिर जो आपके कोचेज़ हैं, आपके बाकी जो कोलीग्स हैं, कुछ कमेंटेटर्स ऐसे भी जिन्होंने साथ खेला होता है या ज़रा उनकी रेपो बेहतर होती है, वो पर्सनली भी जाके बात करते हैं। और इसी तरह मीडिया के भी लोग होते हैं जिनका कोई पर्सनल कनेक्शन या मेंटोर्स होते हैं। आई थिंक ये प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। और ये भी होता है कि प्लेयर खुद कितना उसको लेना चाह रहा है, समझना चाह रहा है। सबसे मुश्किल ऐसी सिचुएशन में आती है कि सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। बहुत से लोग बात करते हैं आपकी टेक्निक के ऊपर, उसी टेक्निक से आपने ढेर रन्स किए होते हैं, बट आपको खुद सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है कि शायद मैं इसको ऐसे चेंज कर लूँ, वैसे चेंज कर। थोड़ा सा उन्होंने स्टांस और ट्रिगर मूवमेंट में थोड़ी सी तब्दीली लाई भी, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है लाना और ये समझना कि कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी। तो ये सारा क्रेडिट मैं तो समझती हूँ प्लेयर को खुद ही जाता है जब आप ख़ास तौर पे इस तरह के एक बैड पैच से गुजरते हैं। और ये पहला बैड पैच था बाबर आजम का। और मैं तो यही चाहूँगी कि अब एक के बाद दूसरी 100 बहुत जल्दी हो जाए, अगले ही मैच में हो जाए, बिकॉज ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने बाउंस बैक कैसे करना है और उस जगह पे रहना है। बाबर की अच्छी चीज़ ये थी, सारे क्रिकेटर्स में लेके शुरू में अहमद शहजाद आए, उमर अकमल आए, ये वो नाम है जिन्होंने शुरू में आगे एकदम से धूम मचाई, लेकिन वो उस सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए और वो चीज़ वो संभाल नहीं पाए। लेकिन अगर बाबर आजम को आप देखें, उसके बरक्स इनको जितनी भी सक्सेस मिली और बहुत ज़्यादा इस मॉडर्न एरा में जो सक्सेस बाबर आजम ने देखी है वो शायद ही किसी बैटर ने देखी हो, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया और ग्रेसफुल रहे। जिस वक्त नहीं भी हो रहा था तब भी कोई बयानबाजी नहीं सुनी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस वक्त आप अंडर प्रेशर होते हैं, जिस वक्त आपका बुरा टाइम आया होता है, फ्रस्ट्रेशन में आप कोई बात कह देते हैं कुछ भी, लेकिन तो ये जो टेम्परामेंट है बाबर आजम का, आई थिंक इसका कोई मुकाबला मैंने नहीं देखा। और जिस तरीके से उन्होंने दोनों जगह पर जब बहुत हाई थे तब भी अपनी एक कंपोजर मेंटेन किया, और जब बिल्कुल लो चले गए तब भी उस कंपोजर को मेंटेन किया। टीम से बाहर भी हुए, कप्तानी भी चली गई, सब कुछ हो गया, बट वो कंपोजर उनका रहा। और इस वजह से आई थिंक वो इतने क्लास प्लेयर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे फ्यूचर में अब इससे बेहतरी करेंगे। लेकिन इस दौरान कहीं शायद मे बी जो स्टिकर कार पे स्टिकर लगा, क्या उस पे लिखा है? सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। लगा नहीं अभी, आपने प्रिंट करवा के देना। आज तो सारे एक्सप्रेस वे ने पढ़ लिया होगा क्योंकि काफी देर वहां पे खड़ी रही पूरा 1 घंटा। तो इस्लामाबाद पिंडी तो उनको पता चल ही गया होगा। इसीलिए नहीं लिखवाया बाजिद भाई, क्योंकि आप ऐसी बातें बता देते हैं फिर सबको पता चल किसकी गाड़ी है। नहीं, वो जो आप रेस्टोरेंट सुबह भी उसके साथ शो करती शाम की, तो वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन जो आप रेस्टोरेंट बंद मतलब रेस्टोरेंट के बाहर हजूम की बात कर रहे थे ना, एक चीज तो हम पर्सनली उसके लिए वाउच कर सकते हैं कि पिकेट पे जब इनको रोका जाता है ना या कोई स्नैप चेकिंग हो रही हो, तो वहाँ वो देखते ही वो कहते हैं सना मीर, वो कहते हैं हम पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं लेकिन रश बहुत ज्यादा, अगली दफा खिंचवाएंगे। तो ये तो हो चुका है वाकया, ये तो रीसेंट वाकया होना भी चाहिए, रीसेंट वाकया है। पर इनके साथ नहीं हुआ, इनके साथ भी मैंने सफर किया, इनका चलान पूरा हो चला।
खुश होते हैं चलान करते हुए मोटरवे। ये मुल्तान वाला वाकया तो हाँ, नहीं वो मोटरवे पुलिस वाले खुश बहुत होते हैं। बाजिद खान का किया रेस्टोरेंट में भी हम खाना खाते हैं तो खाना खा लेते हैं ना, सारा बिल हो जाता है, तो फिर वो आते हैं कि जी हाँ जी ये सना मीर हैं, ये फलाने हैं, तस्वीर खिंचा ले, या आपके हम बहुत फैन हैं। बिल से पहले नहीं नहीं, वो तो बिल से पहले भी किया ऑफर करें आकर के चले, यू नो फूड इज फ्रॉम आवर साइड। बट ओवरऑल क्योंकि ये मैं आई वांट टू कम टू दिस पॉइंट अगेन कि शायद हमारे लिए भी बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन, शायद इंटरनेशनली अक्लेम्ड सुपरस्टार के शायद हम भी बहुत अरसे बाद हमें मिला, तो हमें भी शायद समझ नहीं आई हैंडल कैसे करना है, क्योंकि वो इतनी बात फैब 4 के अंदर होना शुरू हो गई, बाबर बाबर बाबर, और जो ही बाबर का एक बड़ा रफ पैच आया, जिस तरह आपने भी कहा कि ऐसा प्लेयर उसका रफ पैच आता है फिर ही डिजर्व अ लॉन्गर रन, तो बहैसियत कॉम शायद हमें भी समझ नहीं आई कि इसको हैंडल कैसे करना है। अब बिल डिवाइड हो गए ना तो, लेकिन फॉर्मेट जो था वो T20 पे हम डिवाइड हुए। T20 पे इस तरह डिवाइड हुए कि स्ट्राइक रेट्स पे बात चली गई कि स्ट्राइक रेट हम मॉडर्न डे, अभी भी आपकी T20 की साइड स्ट्रगल कर रही है, वनडे की साइड आपने अभी दिखाया है, जो सारे हम होम मैचेस जीते, होम सीरीज जीते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो हर्ट कर रही है बात वो चैंपियंस ट्रॉफी है। वहाँ पे तो आप बड़ी आसानी से बाहर ही हो गए अपनी होम कंडीशंस में, तो वो बात आपको हर्ट कर रही है। बाकी आप बायलैटरल और वनडे सीरीज जीत रहे हैं। T20 में भी आप यूएई वाला, मैं कहता हूँ कि यूएई वाला आपको जीतना चाहिए था, वो बिल्कुल आपकी कंडीशंस थी, बिल्कुल सब कुछ आपके ही मतलब आपके कोर्ट में था, तो आपको वो जीता। ऑस्ट्रेलिया वाला मैं नहीं कहता, ऑस्ट्रेलिया में आप फाइनल में पहुंच गए, वो थोड़े इसमें लक भी थी जो भी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप वाकई जीत जाओगे। फाइनल में आप पहुंच गए, उसमें आप लक भी आपको लेगी, लेकिन यूएई वाला आपको जीतना चाहिए था। तो जब आप ट्रॉफी नहीं जीतते ना, तो फिर ये बातें शुरू होती हैं। बाबर ठीक है, बाबर T20 में उस पर बात इसीलिए शुरू हुई कि आप ट्रॉफी नहीं जीते। अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर ये बाबर, मेरे हिसाब से तो बाबर पे बैट पैच भी नहीं आता, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट की बातें जब शुरू हुई, जब वो प्रेशर डला, वो फिर सी पिन हो गया दोनों फॉर्म, और एहतिसाब का मॉडल खाली बाबर अकेले बने भी नहीं, बाबर रिजवान दोनों बने, बिल्कुल वो तीनों फॉर्मेट्स में आ गए ना। रिस बार ये शुरू हो गया और आपने वो चलाया काफ़ी देर, और वो आपने एड्रेस भी नहीं किया ना कि दोनों इकट्ठे ठीक है ओपन कर रहे हैं, तो जब बाहर किए तो दोनों बाहर कर दिए, तो वो गलत हुआ मेरे ख्याल हिसाब से, वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि आपने वो 152 वाली गेम के बाद आपने सोचा कि नहीं यार ये दोनों ही हैं, फिर आप उनको चलाते रहे। बट जब आप ये इस इशू पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन होगी कि यार चलो हमारे मिडिल ऑर्डर को इतनी ज़्यादा बॉल्स नहीं मिलती बैटिंग के लिए, प्लस हमारे जब रिजवान और बाबर ज़्यादा खेल जाते हैं तो हम 180 या 200 उससे ज़्यादा रन्स नहीं बनाते, तो वो उस पर डिस्कशन होना शुरू की। तो उसको एड्रेस आपने इस तरह नहीं किया कि चलो यार बाबर को हम ओपन कराते हैं, रिजवान को नंबर 6 ले जाते हैं, या एक को खिलाते हैं दूसरे को नहीं खिलाते। तो बाबर ने उसमें सफ़र किया, और जब उसके बाद ये बैट पैच आया, तो मुझे तो आप जिससे मर्ज़ी से बात करें, जैसे सना ने भी कहा कि इसकी टेक्निक में कोई इशू नहीं है, वो इतना मतलब सब दुनिया ये कहती है, जिससे भी आप बात करें कि हम इसकी टेक्निक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम फिर मेंटल इशू था, मेंटल इशू। बाबर, अब पुराने लोग ये कहते हैं, मोस्ट लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो तो आपका बैट पैच आता है ना तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाबर क्या इतनी अच्छी टेक्निक के बावजूद इतना लंबा बैट पैच, तो टेक्निक का तो मसला नहीं था। बिल्कुल, आई थिंक इट हैड अ लॉट टू डू विद द इनकंसिस्टेंसी इन द क्रिकेट बोर्ड एज वेल। शायद ये एक एडिशनल वजह बन गई, लेकिन इस बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बहुत सारी बात हमने दोनों वनडेज में जब की तो हमने ये जरूर बात की कि पाकिस्तान के मोर और लेस वनडे के कॉम्बिनेशन जो हैं वो टीम सेटल नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल जो बाजिद भाई ने बार बार उठाया वो ये था कि जो नंबर 6 वाला स्पॉट है इसका क्या करना है। ये वो जगह लगती है जो शायद अभी भी ओपन है और अभी तक हम कोई ऐसा नाम इसमें नहीं देख सके जो सेटल हो सके। सलमान अली आगा 5 पर आके तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करना शुरू हो गए, लेकिन अभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको डबल द स्ट्राइक रेट खेलना है, 20 गेंदों पर 50 बनाना हो, तो वहां कौन सा नाम होना चाहिए। 2020 से लेकर अब तक पिछले 5 साल का अगर मवाजना करें तो नंबर 6 के ऊपर पाकिस्तान जितने नाम ट्राई कर चुका है उनके जो स्टैट्स हैं वो अब आपके सामने हैं, तो आई थिंक उससे हम बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इफ्तिखार अहमद खेलते रहे, 14 इनिंग्स उन्होंने खेली और उनका स्ट्राइक रेट रहा 111 का, 44 की उनकी एवरेज रही। आगा सलमान 12 बार खेल चुके,
41 की एवरेज, 100 का उनका स्ट्राइक रेट। तैयब ताहिर 8, शादाब खान को 4 मरतबा उस पर ट्राई किया गया, हुसैन तलत 3 और हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और शुएब मकसूद 2 दफ़ा, क्योंकि मिनिमम नंबर हमने 2 का ही मुवाजना करना है। तो जी बाजिद भाई, फिर नंबर 6 का आर्गूमेंट, बड़े गौर से स्टैट्स देख। इफ्तिखार अहमद 14 मरतबा, 111 का स्ट्राइक रेट और 44 की बहुत एवरेज। फेवरेट है बीके के। आपका आपके मेरे आपके जेस्चर्स बता रहे थे। नहीं देखिए, फिर अगर आपने एक प्लेयर पे इन्वेस्ट करना है तो फिर उसको कम्प्लीटली इन्वेस्ट करें ना। ये 14 मैच, ये सैम्पल साइज बड़ा नहीं है। एक ऊपर से हम ये कह रहे हैं, ये हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि अभी वनडे वर्ल्ड कप दूर है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वनडे वर्ल्ड कप दूर ज़रूर है, लेकिन आप वनडेज इतने खेलते ही नहीं हैं कि आपका ये सैम्पल साइज़ बढ़े। अब जैसे फॉर इंस्टेंस वसीम है, इसके थोड़े से ही वनडेज हैं, हालांकि ये अब इसको 6-7 साल हो गए हैं आप इसका नाम सुनते हुए। तो ठीक है, आप कहते हो रोटेशन पॉलिसी, आप कहते हो कि जी रोटेट करने चाहिए, रोटेट तो ठीक है करने चाहिए, बट आप सैम्पल साइज़ भी देखो कि यार अगर ये 6 साल से है टीम के साथ या 6 साल से इन कंटेंशन है, तो ये मैच कितने खेलता है वो। अब ये इफ्तिखार का अपने नाम लगे तो लोग कहेंगे ओ इफ्तिखार तो पता नहीं कितनी देर से खेल रहा है। ठीक है, बहुत देर से खेल रहा है, उसका देखिए 14 मैच सिर्फ 14 इनिंग्स हैं 6 नंबर पे, जहाँ पे आपने सोचा था कि इफ्तिखार को आप यूज़ करेंगे, तो वो इश्यूज हुए। एंड आई थिंक उनका एग्जिट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वनडे की वजह से हुआ भी नहीं, फिर वो दूसरे फॉर्मेट T20 की वजह से हुआ और फिर वनडे की वजह से तो नहीं हुआ। बट आप जो प्रॉब्लम यह है कि जब आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे हुसैन तलत को आपने सेलेक्ट किया, लिस्ट ए के रन्स पे सेलेक्ट करते हैं, बट वो 4 नंबर पे अगर रन्स कर रहा है तो उसको 6 नंबर पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी देखना होता है ना। ये पता नहीं एल्गोरिदम लगाते हैं क्या करते हैं, वो नहीं मुझे समझ आता। बट 6 नंबर पे आपके डोमेस्टिक में लिस्ट ए में 6 नंबर का सबसे अच्छा बैटर कौन है, मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो 1, 2, 3, 4 इससे नीचे 5वें नंबर का बैटर आपको बहुत ही रेयर मिलेगा कि जी इसने रन्स किए हैं, क्योंकि आपको जब वो लिस्ट आती है वो ऐसी लिस्ट आती है कि जी टॉप रन गेटर्स, तो टॉप रन गेटर्स में फिर आप देखेंगे अब तैयब ताहिर को नंबर 6 पे खिला रहे हैं, वो भी जब लिस्ट ए खेलता है वो या 3 या 4 पे खेलता है, वो ऊपर खेलता है, बल्कि ओपन भी करता है, तो वो भी ओपन खेलता है। तो जब आपने उन प्लेयर्स को नंबर 6 पे स्लॉट करना है तो फिर प्रॉब्लम तो है। जब 3 वाला बैटर जो है वो नंबर 6 पे, वनडे क्रिकेट में वो नंबर 6 पे डिमांड और है, तो वो डिमांड आपने किस तरह पूरी करनी है। आप जिस तरह की नवाज़ बैटिंग कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि नवाज़ नंबर 6 के लिए आइडियल इस वक्त जिस तरह की उसकी फॉर्म है उसको आप पुश कर सकते हैं नंबर 6 पे, आइडियली वो आपके लिए बहुत सूटेबल है। शादाब का मैडम सना नाम ले रही हैं कि वो कम बैक करने लगा है, ठीक है कम बैक करने लगे, लेकिन शादाब को भी आप वो भी चाहता है कि इवन T20 में जो उसने यूनाइटेड के लिए रन्स किए हैं वो भी ऊपर किए, टॉप 4 में किए, नीचे नहीं किए, 6-7 पे नहीं किए, वो मसला है। आसिफ अली को हम भूल जाते हैं, आसिफ अली जिस स्टेज पे T20 खेलता था उसमें वो नीचे खेलता था ना, तो लोग कहते नहीं यार ये, लेकिन हाई रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, उस पर आपको थोड़ी हाई रिस्क में तो यार आसिफ तो मैच भी आपको ऐसी सिचुएशन में बड़ी दफ़ा जितवाए। लेकिन अगर मैं थोड़ा वो T20 की तरफ चला गया, वनडे में आपको नंबर 6 वाला प्लेयर, ठीक है आप हुसैन तलत बहुत अच्छा खेला है, मैच जिताया आपको 2 मैचेस, एक वेस्ट इंडीज़ में भी ऐसा खेला था जहाँ पे थोड़ा फंस के खेलना था, थोड़ा स्पिनर्स पे बहुत अच्छा है, बट इशू ये है कि अब वो इवॉल्व करेगा, आया कि वो उस तरह इवॉल्व कर सकता है। आप लॉन्ग टर्म में देख सकते हो कि यार ये नंबर 6 पे जब 350 आपने करना है, या हर मैच तो ऐसे नहीं होगा कि 200। लेकिन एक ऐसा नाम जो उनके प्लान्स में लग रहा था वो शायद हसन नवाज हो सकता था, लेकिन इमीडिएटली साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद देखिए हसन नवाज को आपने 4 नंबर पे सेट किया हुआ था, जब वो PSL खेला 4 नंबर पे खेला और सबसे अच्छी बैटिंग और कंपोज बैटिंग कर रहा था, और जब वो पाकिस्तान से खेला, जब वो 4 नंबर पे खेला तो उसने बैटिंग अच्छी की है, लेकिन आप उसको ट्रीट कर रहे थे कि ये एक्सपीरियंस प्लेयर है कि जी इसको कहीं भी हम रोटेट कर देंगे। मैंने उसमें एशिया कप से पहले भी ये बात की थी कि अगर आप ठीक है आप करें, फ्लेक्सिबल होएं, लेकिन ये अभी ऐसा प्लेयर है जो अभी टीम में आया है, इसको आप 4 नंबर इसका कंफर्ट जोन है, इसको खेलने दें 4 नंबर पे ताकि ये डेवलप हो, उसको ही आप रोटेट करते रहेंगे तो बड़ा मसला है। हारिस के देखें, हारिस को भी आपने T20 में ऐसे ही किया, नंबर 3 पे उसने रन्स किए, प्लेयर ऑफ द सीरीज हुआ बांग्लादेश का, उसके साथ ही नीचे कर दिया, और साथ ही का
हमारी टीम के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि हर जगह खेलता है, हर जगह खेलता है, और हर जगह खेलते खेलते अब बार बार ही खेल रहा है। तो ये मसला है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेयर, आइडेंटिफाई मुश्किल काम है। अब हुसैन तलत ने रन्स किए में सारे ठीक है, लेकिन मुश्किल काम है, क्योंकि जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा या जब बड़ी टीमें आएंगी तो 350, 320, 340 होता है। उसको आपने कैसे चेस करना है, बल्कि जब आप बैटिंग फर्स्ट कर उसको कैसे बनाना है, उसमें हर दफ़ा तो आपका 1 2 3 4 में 1 2 3 में से 100 नहीं करेगा। वो 100 नहीं करता तो फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम पड़ जाती। वो तो फिर आई थिंक दोबारा से वही वाला पैच आ जाएगा। लेकिन ज़रा ये जो सैम्पल साइज भी हमने देखा, इसमें तो खैर एक ही नाम स्टैंड आउट करता है, वो इफ्तिखार अहमद है, क्योंकि 14 मैचेस हैं तो उनका सैम्पल साइज थोड़ा सा बाकियों से बेहतर था, स्ट्राइक रेट वाइज भी। उसके बाद सलमान अली आगा ने 12 मैचेस खेले। लेकिन ये जो नंबर 6 की हम डिबेट बार बार कर रहे हैं अब, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी आ जाती है, बाबर रिजवान, हुसैन तलत और फिर सलमान अली आगा भी। चले आगा थोड़े से बेहतर हैं, स्केप शॉट ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे होते हैं। तो मे बी नंबर 6 पे आपको कोई ऐसा नाम, अभी हाल ही में अब्दुल समद का नाम बहुत चलना शुरू हो गया, उससे पहले इरफान खान न्याजी की बात की जा रही थी, कोई ऐसा प्लेयर आपके लिए जो एक्सेलरेट एंड कैटेगोरिकली, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगता ही था कि शायद हसन नवाज वुड बी बेस्ट इन दैट पोजीशन, लेकिन फिर उनको एक लॉन्गर रन भी चाहिए था। बिल्कुल, नाम तो आपके पास ऑप्शन तो हैं, आपने सारे जो नाम लिए हैं सब में टैलेंट है। आप अब्दुल समद की बात करें, आप इरफानुल्लाह न्याजी की बात करें, जिस तरह के वो फील्डर भी हैं, फिटनेस भी उनकी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ये नाम हसन नवाज़ का भी नाम आपके सामने। मुझे बाज़त भाई की बात अच्छी लगी कि आप अगर नवाज़ को नंबर 6 कर देना, फिर आपके पास 7 पे और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये है कि अगर आपके पास स्पिन विकेट है, आप शादाब को एज एन ऑलराउंडर खिला के फॉर एग्जांपल और एक स्पेशलिस्ट 7 स्पिनर खिला सकते हैं। अगर वनडे में, वनडे की बात मैं कर रही हूँ, और अगर आपके पास ऐसी पिच है जहाँ सीमर को हेल्प है तो आप फ़हीम को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन है कि आप नवाज़, फ़हीम और क्या नाम है, शादाब को, तीनों को साथ खिलाएं, पे वनडे में शायद वो ज़रा ज़्यादा हो जाए इतने ऑलराउंडर। नहीं, लेकिन अगर आप शादाब को लेकर आती है तो फिर इसका मतलब अबरार आपकी टीम में ही नहीं वनडे। नहीं, वो तो है, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि फिर आप मे भी आपको नवाज, फ़हीम और शादाब में से किसी एक को खिला, अगर आप 6 नंबर मोहम्मद नवाज को दे देते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि नीचे अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर 6 नंबर पे जैसे आप बात करें कि उनके अंदर पूरा एक टैलेंट मौजूद है, वो प्रॉपर बैटर नज़र आते हैं। तो क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, नवाज़ के 10 ओवर ज़्यादा चांस है कराने का एज़ कम्पेयर टू शादाब और फ़हीम, तो उस नंबर को आप छेड़ दें 7वें नंबर पे, पर आप नवाज़ को ही ये ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपके पास हसन नवाज़ और बाकी जो नाम आपने लिए अब्दुल समद, इरफान न्याजी। लेकिन ये फिर आपको फैसला बहुत जल्द करना है। जो अगेन बाज़िल भाई ने बात की है, 2 साल का अरसा, अब 2025 ख़त्म होने वाला है, इतना ज़्यादा लंबा दूर रह नहीं गया, उसमें आप कितने खेल लेंगे, 15-20 और वनडेज़ खेल लेंगे, अनलेस आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीरीज़ खेलने जाएं। तो ये आपको फ़ैसला जल्दी करना है, और आप अपने साथ साथ उन प्लेयर्स को, और ख़ाली ये नहीं कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना है, आप अपने डेवलपमेंट स्क्वाड भेजें। अभी आपकी जैसे राइजिंग टीम गई हुई है, डिफरेंट जगह पर इन प्लेयर्स को उसी नंबर पे खिलाएं जिस नंबर पे आप खिलाना चाहते हैं, ताकि आपके पास एक अच्छा सैम्पल साइज़ हो और उन्होंने उस कंडीशन में डिफरेंट सिचुएशंस में खेला हो। अच्छा, उनकी अगर आप ओवरऑल अब नवाज को, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं कि इफ़ दैट इज़ पॉसिबल फॉर नंबर 6, आई थिंक आपका स्ट्राइक रेट वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि ही हैज़ दैट एबिलिटी कि ऑफेंस को क्लियर कर सकता है। और वो लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने कल भी देखा है, श्रीलंका की भी जब लंबी पार्टनरशिप लगी, पाकिस्तान की भी लंबी पार्टनरशिप, जब भी लेफ्ट और राइट हैंड का पार्टनरशिप शुरू होती है, ख़ास तौर पे जो नई फील्ड सेटिंग्स हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली खाली आखिरी 10 ओवर्स में 5वां फील्डर बाहर जाता है, वरना जब आपके 5 फील्डर अंदर होते हैं तो लेफ़्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन और ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि बाउंड्रीज आपने बार बार बचानी होती है, और जो अच्छे प्लेयर्स को शिफ्ट करना होता है, अच्छे फील्डर्स को राइट जगह पर भेजना होता है, वो वनडे क्रिकेट में इतना आसान नहीं रह जाता, बिकॉज आपका टाइम को भी आपने दिमाग में रखना होता है, वो सब चीज़ें। तो वहाँ पर फिर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाती है कि आप अटैक करने पर जाएँ। तो आई थिंक वो ऑप्शन काफ़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन ये जो बासित भाई जो आर्गूमेंट दे रहे थे कि हसन नवाज वाज वेरी सक्सेसफुल एट नंबर 4, तो क्योंकि बीच में थोड़ा सा रिजवान को भी हमने देखा कि थोड़ा सा, खैर 50 तो उन्होंने किया, कल भी उन्होंने 50 कर दिया, कि थोड़ी सी आपके पास शायद ये ऑप्शन थी कि अगर आपने हसन नवाज को ही नंबर 4 पे खिलाना था तो 4 वनडे में बहुत, रिजवान 5 करके 6 नहीं, वनडे में बहुत अर्ली हो जाएगा। वो हसन नवाज की भी जो परफॉर्मेंस है जहाँ से हमने पिक किया वो T20 फॉर्मेट है, तो अभी T20 में उनका 4 नंबर बनता है, वनडे में आप 4 पे
बिल्कुल वनडे में 4 में वो प्लेयर होना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस हो, जो हर तरह की इनिंग्स खेलने जाता हो, तो वो उस लिहाज से रिजवान, सलमान अली आगा, ये ऑप्शंस आपके बेहतर हैं। अगेन वही बात है कि आप उसको मिक्स ना करें फॉर्मेट्स को। हसन नवाज की जो अभी मेजॉरिटी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में है जिस भी जगह पे, वो T20 क्रिकेट के अंदर। T20 का तो एक और पैंडोरा बॉक्स है, वो तो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो आप वहां पे भी नामों में परेशान हो जाएंगी। अब मोर और लेस साहिबजादा साइम आपके ओपन कर रहे हैं, बाबर ने नंबर 3 पे खेलना है, तो वो तो नंबर 4 वैसे ही फखर के पास चला गया। अब देखते हैं जाता है कि नहीं। वो तो फ़खर को हमने नहीं देखा, फ़खर को तो आपने वैसे ही कह दिया, आपने वो वनडे पे फोकस कर रहे हैं। सो वो अभी वो अब ऑप्शन देखना बाकी है। आपके पास ट्राई सीरीज़ है, ये बातें हम ट्राई सीरीज़ ट्राई सीरीज में जो खैर मोर और लेस मैंने जिस तरह कहा था कि वो स्क्वाड की तैयारी हो ही जाएगी। 2 सवाल उसमें बड़े अहम होंगे कि पाकिस्तान का विकेट कीपर भी कौन होता है ओवरऑल, अगर आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट करना है ट्राई सीरीज में, और किसको T20 के लिए फाइनल करते हैं। लेकिन यूजुअली आई थिंक वो इतना ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल हो चुका है कि एन ICC के टूर्नामेंट से पहले हमारी कोई ना कोई ऐसी चेंज आ जाती है जो हम सब जिस पे हैरान रह जाते हैं। इस बार शायद वो हैरानी ना हो हमें, क्योंकि पहले ही शाहज़ाब को 100% फिट करार दे दिया गया, तो वो पता तो चल गया कि क्या होने वाला है। बट जिस तरह मैंने कहा, ये तो खैर मेरा एक वो ओपिनियन था कि शायद नंबर 4 पे आप हसन को लास्ट करते हैं वनडे के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक इस सीरीज़ के अख्ताम पजीर होने के बाद जो ही 16 तारीख निकल वनडे ख़त्म हो जाता है तीसरा, उसके बाद फिर आपका सारा फोकस T20 के ऊपर है, तो उसकी तैयारी आप अभी से मुकम्मल कर लें। और जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया कि अगर आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे हैं T20 और जिम्बाब्वे तो है ही, लेकिन श्रीलंकन कंडीशंस में आपने खेलना है, तो मे बी यू आर प्लेइंग पोटेंशियली द टॉप वन ऑफ द टॉप 4। तो वो सीरीज़ इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो ट्राई सीरीज़ का शेड्यूल भी आपको बताएंगे और उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज तो कल इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हम 2-0 से सीरीज तो जीत चुके हैं, लेकिन जो ट्राई सीरीज है जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान के माबैन, आइए आपको उसका शेड्यूल जरूर दिखाते हैं। उसमें एक ही चेंज आया कि तमाम मैचेस जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम मुंतकिल कर दिए गए। तो 18 तारीख से ये ट्राई सीरीज शुरू होती है। पहला मैच पाकिस्तान जिम्बाब्वे, उसके बाद 20 को श्रीलंका और जिम्बाब्वे खेलेंगे, और फिर 22 को पाकिस्तान श्रीलंका, एंड सब्सिक्वेंटली 23, 25, 27, और इस ट्राई सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। तो तमाम तर मैचेस आपको रावलपिंडी में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल 7 मैचेस अब रावलपिंडी की तरफ आ गए हैं, तो पिंडी और इस्लामाबाद के फैंस तो डेफिनेटली बहुत खुश है। लेकिन इसका जो स्क्वाड है और जो प्लेयर्स हमें यहाँ पर एक्शन में नजर आ सकते हैं, जिस तरह हमने कहा कि वर्ल्ड कप के करीब अभी आपकी तकरीबन आखिरी तैयारी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बाजिद भाई द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्राई सीरीज, और क्या इसमें हमारा स्क्वाड फाइनल हो जाएगा? नहीं, स्क्वाड क्या फाइनल, अब 8, अगर हम फाइनल इस ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचते हैं तो टोटल हमारे पास 8 T20s हैं बिफोर द वर्ल्ड कप। और अभी तक आपका कीपर नहीं डिसाइडेड, मुझे नहीं पता कि कीपर अभी उस्मान खान को लेके आए हैं। साहिबजादा फरहान का भी ऑप्शन है कि वो कीपिंग करे, लेकिन साहिबजादा फरहान को अगर आप कीपिंग कराते हो तो उसकी बैटिंग में बहुत फ़र्क आता है। ये मतलब काफ़ी रिकॉर्ड कह चुके हैं वो खुद भी कह चुके हैं, और वो चाहते भी नहीं कि मैं कीपिंग करूं। तो कीपिंग वाला मसला है, आपको पता नहीं है कि कौन, और कीपर आपका T20 वाइट बॉल में कीपर बहुत ज़रूरी है। ये मतलब लोग थोड़ा सा इसको डिसमिस करते हैं, बट जिन जो टॉप टीम्स हैं उनका कीपर जो है वो बैटिंग में बहुत बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं। तो पाकिस्तान उसमें लैग कर रहा है। फिर अब्दुल समद को आप लेके आए हैं आप मिडिल ऑर्डर में भी आपके इश्यूज़ हैं। सलमान अली आगा का ये फॉर्मेट नहीं है, प्रॉब्लम है बीच में आपके मिडिल ऑर्डर में। वो सेट, मतलब ये स्क्वाड अगर आप कहेंगे ना कि जी हाँ जी T20 वाला स्क्वाड सेटल्ड है, तो मैं नहीं आपको बता सकता कि सेटल्ड है। मैं नहीं आपको बता सकता कि आपके टॉप 4 कौन होंगे, टॉप 5 कौन होंगे और विकेट कीपर कौन होगा। जब आप वही नहीं आप बता सकते तो फिर आपका स्क्वाड सेटल्ड नहीं है। तो आगे आप 8, मतलब आप तो अभी वनडे में हम कह रहे थे ना कि 2027 में ये तो सर पे खड़ा है, ये तो 8 T20s हैं, तो आपने डिसाइड करना है। अब अभी जो ऑप्शंस आपने मोहम्मद हारिस को आपने वो ऑप्शन, अब मेरे हिसाब से आपने वो ऑप्शन ख़त्म कर दिए, क्योंकि उसको माइक हेसन ने जो बयान दिए हैं और जिस तरह मतलब वो टीम से ड्रॉप हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि आप 4-5 T20s के बाद उसको वापस लाओगे। तो वो ऑप्शन आपने इस तरह से नैरो डाउन कर लेना कि फिर ऑप्शंस बचे क्या हमारे पास? ऑप्शन यही बचे हैं। अब उस्मान खान बचा है, और T20 में आपने किसको खिलाया इस विकेट? मोहम्मद रिजवान का केस रिजवान को खिलाया। मोहम्मद रिजवान का केस जो नैरेटिव जो बना हुआ है उसमें तो केस ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि नैरेटिव ये है कि फिर रिजवान विल प्ले डाउन द ऑर्डर। तो उसका फिर नैरेटिव फिर उसी तरह बनता है कि जैसे रामदिन खेला था, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, जब डैरन सैमी कप्तान थे, जो कि अहेड ऑफ द
हेड ऑफ एवरीबडी थे इन T20, वो इनको एज कीपर खिलाते थे, स्पेशलिस्ट कीपर थे, लेकिन बैटिंग उनको नहीं देते थे। वो 8 नंबर पे बैटिंग करते थे या बैटिंग आती नहीं थी, वो जो मतलब उनको नीचे ही करते रहते, तो सिर्फ स्पेशलिस्ट कीपर तो खेलते थे। काफी मैचेस में हारिस को भी ऐसे ही खिलाया, ऐसे ही खिलाया गया बिल्कुल। लेकिन हारिस का एक और भी प्रॉब्लम एक बॉल के लिए विकेट कीपिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा है। इवन फर्स्ट क्लास के विकेट अंदर भी कीपिंग थोड़ी का सी wicket keeping प्रॉब्लम आया उनको। देन यू लुक, अगर आपने इस तरह खिलाना है, देन यू लुक एट योर बेस्ट कीपर। और बेस्ट कीपर रिजवान, नो डाउट रिजवान इस वक्त आउट एंड आउट बेस्ट कीपर है। कीपर बैटिंग की बात नहीं, कीपर बैटर की बात नहीं कर रहा है, बेस्ट कीपर इन एवरी फॉर्मेट, मतलब है ही वो आपका बेस्ट। तो फिर आप उसकी तरफ उस सिचुएशन में देखते हो कि आपने जब सिर्फ आउट एंड आउट कीपर खिलाना है, क्योंकि आपका नैरेटिव ये बना हुआ है कि आपने वो प्लेयर्स खिलाने हैं जो कि अल्ट्रा अग्रेसिव हों। तो अल्ट्रा अग्रेसिव में रिजवान नहीं फिर आपके टॉप ऑर्डर में फिट होते। इट्स आई थिंक इट्स द सेम कंडीशन जो हम वुमेन्स क्रिकेट पे भी बात करें, तो उसकी वजह ये है कि हमने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, हमें पता है वहाँ पिचेस किस तरह की होने वाली है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। और उसी वजह से कीपर का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके स्पिनर्स इन प्ले आएंगे, पिच इन प्ले आएगी। T20 क्रिकेट में अक्सर आपको बहुत बैटिंग विकेट्स मिलती हैं, तो बॉल कीपर तक जाता भी कम है, एट टाइम्स ऐसा हो जाता है। बट श्रीलंका में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको एक अच्छा कीपर जो स्टंपिंग्स और एज और इन सब चीज़ों को दिमाग में रखता हो, वो आपको और ज़्यादा ज़रूरत आएगा श्रीलंका की कंडीशन में। पर इंटरेस्टिंग बात ये, आप अक्सर कहते हैं ना वो वायरल उसकी बात है, यूट्यूब कंटेंट की बात है कि अब आपका वर्ल्ड कप है 2026 में, 2025 के एंड पे आपका स्क्वाड सेटल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली यही होता है हर बड़े टूर्नामेंट से पहले। अभी 2027 के वर्ल्ड कप है, लेकिन 25 में आपका स्क्वाड सेटल्ड है, ये गारंटी नहीं है कि 26 में सेटल होगा। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज हमने इम्प्रूव की है, हमारा क्रिकेट बोर्ड सेटल्ड है, वहां पे कोई चेंज नहीं। देखिए, ये हमारा सबसे ज़रूरी जो बात है कि जो आपका 1 ईयर, स्पेशली जो वनडे वर्ल्ड कप है उसमें द लास्ट 2 years लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, और जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें द लास्ट 1 year लीडिंग टू द वर्ल्ड कप, 2 साल के बाद आ जाता है। उस 1 साल में आपको टीम में चेंजेस नहीं करनी चाहिए मेरे मुताबिक। आपको वो साल उस टीम को मिनिमम साल जरूर देना। लेकिन इसकी केस स्टडी मौजूद है, आपको याद हो अगर यूएसए वाला वर्ल्ड कप T20 का हम याद तो मैं उसी की बात कर रही हूं। आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, उसमें खुशदिल शाह, फहीम अशरफ वनडे फॉर्मेट में एकदम से आ जाते हैं। उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, आजम खान, मोहम्मद आमिर और इमाद एकदम से बाहर से आ जाते हैं। अब हम T20 वर्ल्ड कप के करीब में आपकी टीम अनसेटल लग रही है, पर वनडे वर्ल्ड कप तक क्या हमारे पास ये गारंटी है कि जो अभी स्क्वाड हमें सेटल लग रहा है हम उसको जाने देंगे 2027 तक? इसके ऊपर काम करना है पीसीबी मैनेजमेंट को भी, जो आपके सिलेक्टर्स हैं उनको भी, कि आप ये दिमाग में रखें कि आप अभी से उस वर्ल्ड कप के लिए टीम बना रहे हैं, ताकि आप वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की चीज़ें, आप कितनी बड़ी चीज़ें। और एक इसमें से ऐड करूँगी, जो बाजिद भाई ने कीपर की बात की, 4 नंबर की बात की, जो आपके टॉप 4 हैं, आपकी डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग का भी आपको इशू है। आप नसीम को देख लें, आप शाहीन को देख लें, डेथ बॉलिंग में आपके पास एक हारिस रऊफी जिनके आ जाते हैं, जो थोड़ा सा नजर आ रहा है कि वो डेथ बॉलिंग में आ रहे हैं। बाकी दूसरा बॉलर आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 सर्किट में जो इस वक्त सबसे अच्छी T20 में बॉलिंग कर रहे हैं, उनका कोई नाम ही नहीं लेता, वो अब्बास आफरीदी है, उनका नाम लेता ही नहीं। वो प्रॉपर जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकते हैं मेरे नज़दीक। एक मोहम्मद वसीम जूनियर थे जिनको आप बना सकते थे, आपने उनको बहुत बाहर बिठाया, और एक अब्बास आफरीदी जिनको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट वही बात है कि हमने पूरा साल उनको नहीं खिलाया, अब फिर हम वर्ल्ड कप से पहले क्या किसी के बाहर से आने की खबर है आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं होती, हम खुद बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें खबर नहीं है। लेकिन मैंने आपको याद हो एक चीज आपको निशानी दी थी कि शादाब के साथ एक और साहब भी ट्रेनिंग कर रहे थे उस मैच में, जिस मैच के बाद शादाब 100% फिट। वो आप बाजिद भाई को खबर दे, फिर बाजिद भाई सही जवाब नहीं, वो है तो विकेट कीपर, पिछला T20 वर्ल्ड कप तो वो खेल गए थे, लेकिन उस प्रैक्टिस मैच में वो भी थे। नहीं, आप खुल के बात मैं तो आपको बता रहा हूँ विकेट कीपर थे। पिछला था या उससे पिछला? नहीं, उससे पिछला यूएसए वाला वर्ल्ड कप। पहेलियां ना बुझवाया करें। आप खुद ही कहते हैं मैं यूट्यूब कंटेंट निकालता हूँ, फिर आप कह रहे हैं पहेलियां ना बुझवाओ। आजम खान थे खैर। हाँ, आजम खान जो जिस किस्म की, अब ये अब यूट्यूब का जिस किस्म की वो हिटिंग करते हैं, वो उस पर काम होना चाहिए। उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, बिकॉज एक वो प्लेयर है जो कि वाकई जब उसका बल्ला चलता है तो हमने चले इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक नहीं देखा, लेकिन उससे जो एक स्टेप लोअर लेवल है उस पर हमने देखा है कि जब उसका बल्ला चलता है तो वो मैच निकाल के ले जाता है T20 क्रिकेट में। तो वो उस पर आपको नज़र ज़रूर रखनी है, चाहे उसको भी आप ना खिलाएं या ना खिलाएं, उसको आप सिस्टम का हिस्सा रखें, ताकि आगे अगर कोई चांस बनता है, अगर वो
जो उसके जो भी इश्यूज हैं वो ओवरकम करता है, तो उसको आप इतना जो डायनामिक बैटर हो जो हमने देखा है उसको आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन जस्ट एज अ बैटर या विकेट कीपर भी? नहीं, जगह तो उसकी भी विकेट कीपर बैटर ही बनती है, वही बनती है, मतलब जस्ट एज अ बैटर तो आप वो कंटेंशन में नहीं रहता ना, विकेट कीपर बैटर ही बनता है। तो वो फिर आपको वो अगर उस जो लोअर लेवल पे जिस तरह वो बैटिंग करता है, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो रेप्लिकेट करता है, तो फिर वो जो मैंने पहले बात की थी कि टॉप टीम्स के बैटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बैटिंग में गेम चेंज करते हैं, तो वो सिचुएशन वो उस लिहाज से वो बना सकता है। बाकी बैटर्स जो हैं जो नाम आ रहे हैं जो वो उस तरह के गेम चेंजर्स इवन लोअर लेवल पे उस तरह के गेम चेंजर्स नहीं। लेकिन एक और इशू ये भी है कि वो जितने नाम है, चाहे वो हम नईम की बात कर लें या किसी और की बात करें, वो सब वो उसी सर्कल में टॉप 4 के अंदर है, उससे नीचे हमने उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं देखी। हाँ, लेकिन आज़म तो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, आज़म नीचे खेलता है और वो प्रेफर भी करता है कि मैं नीचे जाऊँ, तो वो है। लेकिन अब वो जो बाकी जो इश्यूज़ हैं वो सेटल होंगे उसके, तो फिर ही उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। और दूसरा ये बात कर रही हैं कि जी पैनल वो डेथ बॉलिंग नहीं, ये बात कर रही है कि जी वर्ल्ड कप से पहले टीम चेंज होती है, पता नहीं हमारा पैनल तो नहीं चेंज होएगा। आप तो चले जाते हैं वर्ल्ड कप पे, तो हो भी सकता है हमारा पैनल चेंज। आपकी जगह कोई इस मामले में तो हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि चेंज हो ताकि आप वर्ल्ड कप पे जाएं। सुपर सब होता है ना। लेकिन आपने एक और चीज नहीं नोट की ना, जब वर्ल्ड कप में आप जाते हैं तो सना भी चली जाती है। नहीं, मैं नहीं, मेंस में ये जा रहे हैं। नहीं, वर्ल्ड कप में जाने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ से जाने की बात कर। वर्ल्ड कप में चली जाती हैं, सना भी शैडोज में चली जाती है। लेकिन अब्बास अफरीदी का केस, अगर क्योंकि अब सना ने कहा डेप्थ बॉलिंग, ये तो बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट आपने कल भी कहा कि 17 से 20। अब आप गलत तरफ चले गए ना। हांगकांग सिक्सेस में टीमें लोग रिटायर्ड प्लेयर्स की मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, हांगकांग सिक्सेस का इम्पैक्ट और वो अब्बास, मतलब आप उसमें ऐसे लड़के भेज रहे हैं जो आपके फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट टॉप परफॉर्मर्स हैं, जिसको आपने फर्स्ट क्लास में से निकाल के उधर भेज दिया। तो वो अगेन उस सिलेक्शन बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हांगकांग सिक्सेस कोई वो वाला टूर्नामेंट नहीं है जो आपने जीतना है, और मतलब उसमें ऐसे प्लेयर्स भेजना मेरे ख्याल थोड़ी सी ज़्यादती ये थी कि आपने अपने सर्किट में से वो जो प्लेयर्स जिनके नाम चल रहे थे, जो मतलब परफॉर्म कर रहे थे, और प्लस वो प्लेयर्स जिन पे आपकी नज़र है, उनको आप निकाल के उधर भेज देते हो, जो कि एक मतलब हिट एंड गिगल वाला टूर्नामेंट है, वहाँ पे आपको भेजना चाहिए ही नहीं था। वो गलती हुई है। जो जिसने भी सिलेक्शन की है, मैं उसके मतलब ये है कि वो गलत हुआ था। अब्बास अफरीदी अगेन, अब्बास अफरीदी बार बार उसका नाम आता है, बार बार आप कहते हैं कि डेथ बॉलिंग का तो एक और बॉलर है जिसको आप खिला नहीं रहे। अब 8 T20 रह गए और आपने उसको टीम के साथ रखा हुआ है और उसको खिला नहीं रहे। वसीम। तो अगर वो जो 15 में जो लड़का है उसको आप नहीं खिला रहे, उसको आप चलें फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, लेकिन हारिस या जो भी आपने हारिस को अगर आपने एयर मार्क किया हुआ कि ये डेथ बॉलिंग करेगा, वो अनफिट हो जाता है या वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो आपके पास 15 में रिप्लेसमेंट कौन है जो कि डेथ बॉलिंग कर लेगा? वो डेथ बॉलिंग वसीम कर सकता है, बट आप उसको खिलाते ही नहीं हो, साथ रखते हो। हमें सबको पता है तेज़ है, रिवर्स स्विंग होता है, थोड़ा सा स्लिंगी है, बॉल ज़्यादा रिवर्स होता है उसका, बट उसको आप मैच नहीं खिलाते। तो जब आप मैच नहीं खिलाओगे, वर्ल्ड कप में डायरेक्ट आप मैच खिला देते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार कोई ऐसे चमत्कार हो जाए। हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हर आईसीसी टूर्नामेंट में। और एक और चीज़ जो मोहम्मद वसीम की अंडर द रेडार कभी कभी चली रहती है, वो उनकी फील्डिंग है। कल जिस वक्त श्रीलंका बहुत सेट नज़र आ रहा था, किसी बॉलर से अभी विकेट नहीं मिली थी, तो उनकी थ्रो पे ही वो तीसरे रन पे आउट हुआ है, क्योंकि उनकी जो थ्रो है वो भी बहुत अच्छी है। बाकी अगर फील्डर से कंपेयर करें तो थोड़ी और तेज़ आती है, और जनरली ग्राउंड कवरिंग, सेफ हैंड्स हैं। तो आई थिंक ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने में, कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी, जब मुझे याद है यूएई का जो वर्ल्ड कप था उसमें हारिस रऊफ की आउटस्टैंडिंग फील्डिंग पूरे वर्ल्ड कप में नजर आई थी। तो आपके पास अगर ऐसे फास्ट बॉलर्स हों हु कैन फील्ड लाइक दैट, आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्ट्रेंथ होती है किसी भी टीम में। अपीयरेंसेस बहुत, मोहम्मद वसीम जूनियर द क्रिकेटर की अपीयरेंसेस बहुत, 1-2 ही हैं, तो वो उससे ज़्यादा सैंपल साइज हमारे पास है नहीं। लेकिन दैट बीइंग सेड, कल सीरीज का आखिरी वनडे जरूर खेला जाएगा।
और हमने ये ज़रूर बात की थी कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो शायद पाकिस्तान कर सके, लेकिन ओवरऑल बाजिद भाई ने भी कहा था जो बाकी आपके प्लेयर्स हैं वो भी 3 मैचेस नहीं खेले हुए। तो द थर्ड वनडे इंटरनेशनल टेक्स प्लेस टुमारो 2:30 PM ऑनवर्ड्स, 2:30 बजे से ऑनवर्ड्स आप ये तमाम तरह एक्शन PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। ऑल इन ऑल आई थिंक द क्राउड हैज़ बिन फैंटास्टिक। श्रीलंका के लिए वनडे सीरीज तो इख्तिताम पजीर हो जाएगी, बट सना स्टिल अ फाइनल थॉट कि कोई एडिशनल चेंजेस की जा सकती हैं क्योंकि आप सीरीज तो जीत गए। देखिए क्योंकि आप सीरीज़ जीत गए हैं और वर्ल्ड कप अगेन बात हम कर रहे हैं 2027 में, तो मेरे ख्याल से आप जो आपका यंग लॉट बाहर बैठे हो आप उनको डेफिनेटली इस मैच में चांस दे सकते हैं। 2 सीरीज़ आप जीत चुके हैं, सबकी फॉर्म भी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि आप इवन हसीबुल्ला को जो विकेट कीपर हैं उनको पिछले मैच में थोड़ी देर के लिए आए वो कीपिंग करने, उनको आप खिला सकते हैं। फैसल अकरम एक ऑप्शन है आपके पास, उनको आप खिला सकते हैं, क्योंकि नवाज़ अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस डेंट नहीं होगा अगर आप एक आध मैच में उनको रेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी जगह खिलाते हैं या किसी और की जगह भी आप ला सकते हो, तो मेरे ख्याल से जो आपके यंगर लॉट बैठा है आप उसको जस्ट फॉर द कि आप सामने देख रहे हैं बाकी वर्ल्ड कप की भी तैयारी, आप इस मैच में चेंजेस कर सकते हैं। और हुसैन तलत से ओवर्स भी करवा लें, आई थिंक वो भी ज़रूरी है अगर आपने एडिशनल ऑप्शन रखनी है। नहीं, हुसैन तलत की जगह भी आप फहीम को भी खिला सकते हैं, उनकी भी बारी नहीं आई, तो ऑप्शंस आप अपने डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वाजिद भाई, सना जिस तरह कह रही है कि कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं, हसीबुल्ला, फैसल अकरम, या वुड इट बी अगेन टू अर्ली फॉर देम? नहीं करनी चाहिए, चेंजेस कर लें आप, लेकिन मेरा तो वही, मैं तो उस पर स्टिक करता हूँ कि अगर जो प्रीमियर आपके जो प्लेयर्स हैं जिनको आप खेले, जो आप समझते हैं कि ये इनके बगैर मतलब ये हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे या ये हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं, उनको आप 27 तक रन दें। तो वो रन ऐसे नहीं है कि आपकी कौन सी 5 मैच की सीरीज़ होती है, 3 मैच की तो सीरीज़ होती है, उसमें भी आपने पहले मैच में तो अबरार को खिलाया नहीं, वो तो एक ही मैच खेला है। तो ठीक है, आप उन प्लेयर्स को रेस्ट दें जो आप समझते हैं कि ठीक है ये आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और इतने मैचेस खेल चुके हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा एक मैच रेस्ट करने से। बट अगर आप बिल्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप और आपने मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि अबरार सबसे अच्छी बॉलिंग, वो उसको आप कथन चेंज ना करें, और मेरे ख्याल साइम अयूब को भी ना चेंज करें, अबरार को भी ना चेंज करें, इन दोनों को आप सोचे भी ना कि चेंज करने, बाकी आप देख लें कि बाकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई। सना आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी। आखिरी वनडे कल जरूर खेला जाएगा, क्या कुछ चेंजेस हो सकती हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यही था आज का गेम ऑन है। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।